Hello everyone, welcome to your own channel Smarter in Physical Education. Today's topic is projectile motion. आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन आपके बायोमैकेनिक्स के टॉपिक्स के अंदर से आएगा। तो आपको क्या करना है, जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है इस वीडियो के अंदर आपको उसकी MCQ प्रैक्टिस ज़रूर करने हैं, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो जो ये टॉपिक है ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि ये आपका न्यूली अपडेटेड सिलेबस के अंदर आएगा। तो ये बायोमैकेनिक्स का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके सभी एग्ज़ाम्स के पर्पस से, चाहे वो आपका कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, HTET, UPTET, या फिर आपका NVS, KVS या DSSB, या फिर आपका नेट एग्ज़ाम, इन सभी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन से रिगार्डिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। इस टॉपिक को थोड़ा आराम से और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपका न्यूली अपडेटेड सिलेबस के अंदर का एक टॉपिक है, यानी इससे रिगार्डिंग एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर हम बात करते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो आपका आता है काइनेमैटिक्स के अंदर। अब काइनेमैटिक्स क्या होता है, काइनेमैटिक्स की वीडियो आपको दे रखी है, तो इसको ज़रूर कोर्स के अंदर जाकर देखिए और फिर समझिएगा कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं कि काइनेमैटिक्स क्या होता है। बायोमैकेनिक्स जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज़ काइनेटिक एंड सेकेंड इज़ काइनेमैटिक। तो काइनेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑल फोर्सेस इज कॉल्ड काइनेटिक। काइनेटिक के अंदर सभी टाइप की फोर्सेस की स्टडी की जाती है। और अगर हम बात करें कि काइनेमैटिक्स क्या होता है, जितने भी मोशंस आते हैं वो सभी आते हैं आपके काइनेमैटिक्स के अंदर। इसीलिए जो प्रोजेक्टाइल मोशन है वो भी आता है आपका काइनेमैटिक्स के अंदर। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन की बात करें कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन रेफर टू द मोशन ऑफ एन प्रोजेक्टेड इनटू द एयर एट एन एंगल। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को या खुद को एयर में उछाला जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है, उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे कि आप इस इमेज के अंदर देख सकते हो, इस बच्चे ने क्या किया है, बॉल को एयर में प्रोजेक्ट किया है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर। तो यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर एंगल बनेगा और ये जो बॉल है ये एयर में क्या हुई है, प्रोजेक्ट हुई है। तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर खुद को एयर में प्रोजेक्ट करना किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर, उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंपल ऑब्जेक्ट एंड प्रोजेक्टाइल। अगर बात की जाए कि सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होता है और प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जब भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होगा तो उसको हम बोलेंगे सिंपल ऑब्जेक्ट, और जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को एयर में उछाल दिया जाएगा या एयर में प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल। और जैसे ही उसने जो रास्ता तय किया है प्रोजेक्टाइल की कंडीशन में, जो किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर उस ऑब्जेक्ट को उछाला गया है और उसने एक कर्व तय किया है, जैसे इस तरह से या फिर इस तरह से, तो उस कर्व को, उस रास्ते को बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जो उसने रास्ता तय किया है, जो उसने शेप ली है, उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जो भी मोशन वहाँ पर क्रिएट हुआ है एयर के अंदर, उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब आपको यहाँ पर पता चल चुका है कि सिंपल ऑब्जेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्टाइल क्या होता है और प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यानी जो भी कोई ऑब्जेक्ट जब तक ग्राउंड पर है उसको बोलेंगे सिंपल ऑब्जेक्ट। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को एयर में उछाल दिया जाएगा या प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और उस कंडीशन में जो उस ऑब्जेक्ट ने आर्क बनाई है किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर किसी भी तरह से, उसको बोला जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जो एयर में मोशन क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अब वन थिंग रिमेंबर दैट, एक चीज़ लिख लीजिए यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एयर में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है तो वहाँ पर उसके ऊपर 2 फोर्सेस वर्क करती हैं। वन इज़ फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड सेकेंड इज़ एयर रेसिस्टेंस।
नेक्स्ट इज प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, प्रोजेक्टाइल हैव अ फोर्स दैट एक्ट अपॉन, नंबर 1 इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नंबर 2 इज एयर रेसिस्टेंस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल किया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है, उस कंडीशन में दो फोर्सेस उसके ऊपर इफेक्ट करती है। 1 इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड नंबर 2 इज एयर रेसिस्टेंस। ये देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, सेम एज अ बॉडी इन फ्री फॉल दैट इज सब्जेक्ट ओनली टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड एयर रेसिस्टेंस। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में क्या है प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये दो फोर्सेस उसके ऊपर लगती हैं। प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट इनटू द एयर, यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ मूविंग बॉडी एज अ प्रोजेक्टाइल, ये एग्जाम्पल्स हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है। जैसा कि स्पोर्ट्स के अंदर शॉट पुट हो गया, जैसे हाई जंप हो गया, लॉन्ग जंप है, बेसबॉल या फिर स्काई जंपर या फिर आपके सॉकर बॉल, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशंस के। सो आप यहाँ पर देख सकते हो, जब तक बॉल हाथ में है उसको बोलेंगे सिंपल ऑब्जेक्ट, और जैसे ही उसको एयर में प्रोजेक्ट कर दिया गया है उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। और जो ये रास्ता, जो ये कर्व आपको दिख रहा है, ये जो उसने मोशन क्रिएट किया है, उसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आई होप आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डेफिनेशन है, मीनिंग है, वो आपको समझ आ चुका है। Next is there are two types of projectile depend upon the value of angle। यहाँ पर क्या है, जो प्रोजेक्टाइल है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। नंबर 1 इज़ हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल एंड नंबर 2 इज़ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजेंटल कंडीशन क्या है, जो आपके पैरेलल टू द ग्राउंड होती है, और वर्टिकल क्या होती है, जो आपके ऊपर स्काई की तरफ की जो कंडीशन है कुछ इस तरह से, ये होती है आपकी वर्टिकल कंडीशन। नाउ जो प्रोजेक्टाइल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं और टू एंगल्स क्रिएट करते हैं। नंबर 1 इज़ पर्टिकुलर हॉरिजेंटल एंड नंबर 2 इज़ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। नाउ जब भी एनालाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पर आपको ग्राफ की हेल्प से इसको शो करना होता है। ग्राफ के अंदर भी दो एक्सेस होती हैं, दो लाइंस होती हैं, जहाँ पर आपको उसको प्लॉट करना होता है। जो हॉरिजॉन्टल ग्राफ होता है उसको कहा जाता है एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल ग्राफ होता है उसको बोला जाता है वाई एक्सिस। इस ग्राफ के अंदर जो भी मोशन एनालाइज होता है या प्लॉट होता है, उसी को बायोमैकेनिक्स के अंदर एनालाइज किया जाता है। सो यहाँ पर जो आपका वर्टिकल एक्सेस या वाई एक्सेस है, ये रहेगा आपका 90 डिग्री पर, और जो हॉरिजेंटल एक्सेस है, जो एक्स एक्सेस है, वो रहेगा आपका 0 डिग्री एंगल पर। सो अब ये देखिए, यहाँ पर जो 0 डिग्री एंगल होगा वो रहेगा आपका हॉरिजेंटल यानी एक्स एक्सेस पर, और इसका फॉर्मूला जो है ये आपको लर्न करना है, ये इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला रहेगा आपका एक्स एक्सेस का फॉर्मूला रहेगा u इंटू टी, और जो 90 डिग्री पर वर्टिकल एंगल होता है उसमें आपका फॉर्मूला रहेगा, जो y एक्सिस का फॉर्मूला रहेगा हाफ जी टी स्क्वायर। सो अगर हम इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन करें, जो 0 डिग्री एंगल हॉरिजेंटल पर होता है यानी एक्स एक्सिस पर होता है, उसका आपका फॉर्मूला है u इंटू टी। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, और इंटू टी, टी मतलब टाइम। और अगर हम बात करें वर्टिकल प्रोजेक्टाइल की, जो आपका 90 डिग्री एंगल पर होता है, जो वाई एक्सिस पर प्रोजेक्टाइल किया जाता है, उसका फॉर्मूला है हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जो है इज़ द कांस्टेंट वैल्यू, जी का मतलब है ग्रेविटी, और इनटू टी मीन्स टाइम का स्क्वायर। सो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, आप ये फॉर्मूला अच्छे से लर्न कीजिएगा। राइट, आगे चल। सो हॉरिजेंटल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग फ्लाइट। जब भी हॉरिजेंटल कंपोनेंट की बात की जाएगी प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर, उस कंडीशन में हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट एयर में होगा वहाँ पर कांस्टेंट कंडीशन रहेगी, यानी हॉरिजेंटल कंपोनेंट में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात की जाए तो वहाँ पर हमेशा चेंजिंग आएगी ड्यूरिंग द फ्लाइट। जब भी ऑब्जेक्ट एयर में होगा तो उस कंडीशन में वर्टिकल कंपोनेंट चेंज आएंगे, वर्टिकल कंपोनेंट के अंदर चेंज होगा। सो अगर मैक्सिमम हाइट की बात करें, ये देखिए इसके अंदर इस कंडीशन में होगी मैक्सिमम हाइट, जहाँ पर वर्टिकल वेलोसिटी जो है आपकी 0 हो जाएगी। तो ये थे इसके 3 आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट, इनको याद कीजिएगा।
अब हमने यहाँ पर दो तरह के कंपोनेंट को पढ़ लिया है। अब बात करते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको अगर कैलकुलेट किया जाता है तो वन थिंग रिमेंबर दैट कि हमेशा यहाँ पर एयर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, इन कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी कीप ऑलवेज एयर रेसिस्टेंस कांस्टेंट। एयर रेसिस्टेंस को हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के अंदर। यहाँ पर हमेशा इसीलिए एयर रेसिस्टेंस को कांस्टेंट रखा जाता है क्योंकि अगर एयर रेसिस्टेंस होगा आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कभी भी प्रॉपर देखी ही नहीं जा सकती अगर एयर रेसिस्टेंस होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जितने भी रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं वो सभी एयर रेसिस्टेंस की एब्सेंस में बनाए जाते हैं। अगर एयर रेसिस्टेंस वहाँ पर होगा तो जो रिकॉर्ड होंगे उसके ऊपर इफ़ेक्ट होगा एयर का। अगर आपसे पूछा जाए कि एयर रेसिस्टेंस किसके थ्रू मेज़र की जाती है, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूजिंग फॉर एयर रेसिस्टेंस मेजरिंग, तो आपको पता है इसके बारे में कि विंड गेज के थ्रू एयर रेसिस्टेंस को मेज़र किया जा सकता है। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स के बारे में बात करें तो ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल नो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्ट अपॉन द प्रोजेक्टाइल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल किया जाता है तो उस कंडीशन में किसी तरह की कोई भी फोर्स उसके ऊपर एक्ट नहीं करती, विच रिजल्ट इन, जिसका रिजल्ट आएगा नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, यानी किसी तरह का कोई भी एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं होगा। नेक्स्ट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज कांस्टेंट। हमेशा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, अ नेवर चेंजिंग इन वैल्यू, उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ग्रेविटी डज नॉट वर्क हॉरिजॉन्टल टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात आएगी तो ग्रेविटी उसके ऊपर किसी तरह का भी वर्क नहीं करेगी। अब ये देखिए, इस इमेज की हेल्प से समझते हैं। ये है आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर होता है आपका हॉरिजॉन्टल मोशन या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देयर इज़ नो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन सो देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। यहाँ पर किसी तरह की कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी। ये था आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अब हम बात करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट की। वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में एग्जैक्टली 90 डिग्री पर उठाया जाएगा या फिर उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा तो वो कंडीशन होती है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट की। यहाँ पर क्या होगा, अब इस पर इफ़ेक्ट करेगी ग्रेविटी। दैट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर उठेगा उसके ऊपर हमेशा फोर्स इफ़ेक्ट करेगी ग्रेविटी की। चेंज ड्यू टू ग्रेविटी। अब अगर वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट की बात की जाए वहाँ पर चेंज आएगा ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। अब यहाँ पर ग्रेविटी जो है इफ़ेक्ट करेगी। डज नॉट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम पीरियड। अब यहाँ पर देखिए कि कभी भी जब भी वर्टिकल कंपोनेंट कोई भी चीज़ ऊपर उठती है तो वहाँ पर कभी भी सेम डिस्टेंस या सेम डिस्प्लेसमेंट वो कवर नहीं करेगी। ये देखिए, पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, इस तरह से जो चीज़ है उसकी जो इक्वल डिस्टेंस है वो कवर नहीं करेगी। नाउ वन थिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है, डिस्टेंस क्यों नहीं? क्योंकि आपको बताया गया था डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जहाँ पर पर्टिकुलर डिस्टेंस और जहाँ पर डायरेक्शन दोनों चीज़ें होंगी वहाँ पर आता है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्टिकल कंपोनेंट यानी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर अब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा बिकॉज ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी। हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात की थी, वहाँ पर क्या है, स्पीड जो है कांस्टेंट रहती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चेंज होगा, यानी इरेगुलर जो मोशन है यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये हो जाता है आपका वर्टिकल वेलोसिटी का कंपोनेंट। आई होप आपको टॉपिक समझ आ रहा है। बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज, इसके अंदर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो गए एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अगर वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो इसके अंदर ये दोनों चीज़ें सेम नहीं होंगी, चेंज रहेगा इनके अंदर। एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स अप द मैग्नीट्यूड डिक्रीज
एंड इट्स डायरेक्शन इज़ अपवर्ड, यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज़ होगा, यानी उसका मास है जब भी हवा में ऊपर जाएगा तो उसके मास में डिक्रीमेंट आएगा और जो उसकी डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगी। एंड एज इट्स मूव डाउन, जब भी वो नीचे की तरफ आएगा तो उसका मास जो है वो हमेशा क्या है, इंक्रीज़ होगा जब भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा। अब आप खुद देख लीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमने ऊपर की तरफ फेंका है उस टाइम पर उसका वेट जो है कम हो जाता है, लेकिन जहाँ पर उसकी वेलोसिटी रुक जाती है, यानी जहाँ पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट ख़त्म हो जाता है मैक्सिमम हाइट पर, वहीं से वो नीचे आना स्टार्ट हो जाता है तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी उसका मास जो है वो बढ़ जाता है और उसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाती है, डाउनवर्ड। तो ये था आपका वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट। आई होप आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब ये देखिए इस इमेज के अंदर, ये है आपका वाई एक्सिस, यहाँ पर होता है वर्टिकल कंपोनेंट, और जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम एयर में प्रोजेक्टाइल करते हैं तो क्या होगा, ये ऊपर की ओर जाना स्टार्ट करेगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो वेट है वो क्या है, रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हम हवा में जाते हैं, जितना ऊपर जाएंगे हमें अपना वेट कम महसूस होता है, फिर उसके बाद एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर मैक्सिमम हाइट आती है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो हो जाएगा ज़ीरो, वहाँ से आप क्या है नीचे आना स्टार्ट कर दोगे। उस कंडीशन में जो डायरेक्शन है वो होगी डाउनवर्ड और उसका जो क्या है मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, उसका वेट जो है वो बढ़ना स्टार्ट कर देगा। ये था आपका वर्टिकल कंपोनेंट। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्टाइल, ट्राजेक्ट्री एंड पैराबोला। अब इन तीनों की डिफरेंस को आप अच्छे से समझिएगा, क्योंकि प्रीवियसली एग्ज़ाम जो आपका एस्टेट का प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर क्वेश्चन आया था, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पाथ। जो प्रोजेक्टाइल मोशन का रास्ता या पाथ होता है उसको क्या बोला जाता है। तो अब देखते हैं इन तीनों में से आंसर क्या है आपका। सो फर्स्ट इज़ अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, अ प्रोजेक्टाइल मोशन इज़ द ऑब्जेक्ट इन मोशन व्हेन इट इज़ प्रोजेक्टेड इन एयर। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर के अंदर उछाला जाता है या फिर उठाया जाता है या प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में जो भी मोशन वहाँ पर क्रिएट होता है उसको बोला जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन। नेक्स्ट इज़ ट्राजेक्ट्री क्या होती है। अब ट्राजेक्ट्री इज़ द पाथ ऑफ मोशन अलोंग विच द प्रोजेक्टाइल ट्रेवल्स। यानी जब भी किसी ऑब्जेक्ट को एयर में उछाला जाता है तो स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक उसने जो रास्ता कवर किया है उसको बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। तो आई होप यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल चुका है कि जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उसके पाथ को बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट इज़ पैराबोला। पैराबोला क्या है, पैराबोला इज़ अ सिमेट्रिकल ओपन प्लेन्स कर्व formed by the projection motion and with a plane parallel to its side। अब ये देखिए पैराबोला क्या होता है, जब भी जो कर्व हमारा फॉर्म होगा वहाँ पर दोनों साइड्स यानी जो मैक्सिमम हाइट होती है वहाँ से दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगी, उसी को बोलते हैं पैराबोला यानी सिमेट्रिकल ओपन्स। अब कुछ इस तरह से ये देखिए दोनों साइड्स जो हैं वो इक्वल होंगी तभी उसको पैराबोला कहा जाएगा। सो अगर हम बात करें प्रोजेक्टाइल क्या है, अब ये देखिए दिस इज़ द ग्राउंड एंड दिस इज़ द बॉल। जब भी इस बॉल को एयर में प्रोजेक्ट किया जाएगा तो ये होगा आपका प्रोजेक्टाइल। और अगर ये बॉल क्या है मोशन क्रिएट करती है, उछलकर नीचे गिरती है, तो वो होता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर बात करें ट्राजेक्ट्री क्या होती है, जब भी ये प्रोजेक्टाइल मोशन पूरा रास्ता कवर करता है तो उस रास्ते को बोला जाता है, उस पाथ को बोला जाता है ट्राजेक्ट्री। देन थर्ड इज़ पैराबोला। पैराबोला क्या होता है, सिमेट्रिकल साइड यानी इसकी ईच साइड जो हैं, जो ये कर्व हमारा यहाँ पर बनता है, जब भी इसकी साइड्स इक्वल होंगी तब कहलाएगा ये पैराबोला। तो अब यहाँ पर देखिए ये दो स्ट्रक्चर मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो आप इसमें बताइए ये ऊपर वाला पैराबोला है या नीचे वाला। तो आप देखिए इसके अंदर आप खुद जज कीजिए कि कौन सा इसके अंदर पैराबोला
जो प्रोजेक्टाइल मोशन है। तो हाँ, बिल्कुल सही बताया है, ये जो ऊपर वाला है यही आपका पैराबोला है। तो आई होप आपको ये तीनों कंडीशन अच्छे से समझ आ चुकी हैं। नेक्स्ट इज़ जर्नल शेप। अगर हम शेप की बात की जाए, जब ट्राजेक्ट्री की शेप होती है, नंबर 1 इज़ परफेक्ट वर्टिकल शेप, जो बिल्कुल 90 डिग्री पर होती है वो होती है आपकी परफेक्ट वर्टिकल शेप। देन सेकंड इज़ पैराबोलिक शेप। पैराबोलिक शेप क्या है, जो अभी हमने की कि जहाँ पर सिमेट्रिकल कंडीशन होती है, यानी बोथ साइड इक्वल होती है, वहाँ पर होता है आपका पैराबोलिक शेप। देन थर्ड इज़ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल शेप। यहाँ पर क्या है, ग्राउंड के पैरेलल कंडीशन जो होगी वो होगी आपकी परफेक्ट हॉरिजॉन्टल शेप। सो आई होप आपको शेप क्लियर हो चुकी हैं। सो अब यहाँ पर देखिए, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्रोजेक्टाइल ट्रांजेक्ट्री, यानी प्रोजेक्टाइल ट्रांजेक्ट्री को इफेक्ट कौन से फैक्टर्स करते हैं, अब उनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, नंबर 2 इज़ प्रोजेक्शन स्पीड एंड नंबर 3 इज़ रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन। सो नंबर फर्स्ट इज़ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या होता है, जहाँ से ऑब्जेक्ट को एयर में उछाला जाता है या फिर उसको रिलीज़ किया जाता है, वो होता है आपका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये देखिए कुछ इस तरह से। अब आप नोट डाउन कर लीजिए कि स्पोर्ट्स के अंदर जो आपके थ्रोइंग इवेंट या जंपिंग इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर कौन से एंगल सही होते हैं या करेक्ट होते हैं, जहाँ से आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सको। ये आपके एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शॉर्टपुट थ्रो के लिए कौन सा एंगल सही रहता है मैक्सिमम डिस्टेंस कवर के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जा सकते हैं। तो आप नोट डाउन कर लीजिए कि शॉर्टपुट के अंदर 32 से लेकर 38 डिग्री एंगल सही रहता है डिस्टेंसिंग कवर के लिए। देन सेकंड इज़ डिस्कस थ्रो। अगर डिस्कस थ्रो की बात की जाए, वहाँ पर 32 डिग्री से लेकर 37 डिग्री जो है वो बेस्ट एंगल रहता है थ्रोइंग का, जहाँ से आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हो। नंबर 3 इज़ जेवलिन थ्रो। जेवलिन थ्रो के अंदर 32 डिग्री से लेकर 36 डिग्री एंगल जो होते हैं वो परफेक्ट होते हैं डिस्टेंसिंग के लिए। देन अगर जंप्स की बात की जाए, लॉन्ग जंप के अंदर क्या है, एंगल कम हो जाता है। इसके अंदर 15 से लेकर 27 डिग्री एंगल जो है सही माना गया है, क्या करने के लिए, मैक्सिमम डिस्टेंसिंग के लिए। देन इज़ हाई जंप। हाई जंप के अंदर 15 से लेकर 30 डिग्री एंगल जो होते हैं वो परफेक्ट माने जाते हैं मैक्सिमम डिस्टेंसिंग के लिए। किसके अंदर, हाई जंप के अंदर। तो हमने यहाँ पर शॉर्टपुट और डिस्कस थ्रो और जेवलिन और जंप के अंदर हमने हाई जंप और लॉन्ग जंप को कवर कर लिया है। तो इनको अपनी बुक्स के अंदर नोट डाउन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ प्रोजेक्शन स्पीड, यानी जिस स्पीड से आपने जो थ्रो किया है या अपनी बॉडी को हवा में उठाया है वो होती है आपकी प्रोजेक्शन स्पीड। फॉर एग्जाम्पल, गेम्स के अंदर अप्रोच रन क्यों लिए जाते हैं, यानी जैसे लॉन्ग जंप है या फिर हाई जंप है, इनके अंदर अप्रोच रन क्यों होते हैं, ताकि अपनी बॉडी को एयर में स्पीडली अप कर सके, उठा सके या टेक ऑफ ले सकें, इसीलिए होते हैं अप्रोच रन यानी प्रोजेक्शन स्पीड। एयर में बॉडी को या थ्रो करने के लिए स्पीड की नीड होती है, इसीलिए क्या है, अप्रोचेस रन होते हैं। थर्ड इज़ रिलेटिव हाइट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी जितनी हाइट से आप किसी भी चीज़ को रिलीज़ करोगे उसका जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होगा। इसीलिए मोस्टली गेम्स के अंदर हाइटेड पर्सन्स जो हैं, हाइटेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। सो आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि अगर इन फैक्टर्स की प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कमी होगी तो ये क्या है, आपके जो बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं होंगे। तो इसीलिए गेम्स के अंदर बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन में ये कंडीशंस ज़रूर होती हैं और यही इफ़ेक्ट डालती हैं किसी भी प्लेयर की परफॉर्मेंस के ऊपर। ये यहाँ पर आपका प्रोजेक्टाइल मोशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। तो आप अब क्या कीजिए, इसके MCQ सेट प्रैक्टिस कीजिए। देन उसके बाद अगर कोई आपको डाउट है तो डिस्कशन बॉक्स या कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना डाउट लिख सकते हो, और अदरवाइज़ आप इस वीडियो को रिवाइंड करके या पॉज करके अच्छे से हर एक पॉइंट को समझिए और आपको ये पॉइंट समझ आ जाएंगे। ये जो टॉपिक है ये आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के अपडेटेड सिलेबस के अंदर से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको टॉपिक समझ आ गया है।